Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. Good morning, students. Now, today we'll start our topic physiological basis of warming up. Okay? वार्म अप करने से हमारी बॉडी में क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो अब हम देखेंगे. ओके, फर्स्ट वन इज इट इंक्रीजेज द बॉडी टेम्परेचर. वार्म अप एक्सरसाइज वर्ड से हमको समझ में आ रहा है कि जब हम वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना. ये सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे. देन सेकेंड वन, रिड्यूसेस द ब्लड लैक्टिक एसिड. एज यू ऑल नो दैट द हार्ट रेट एंड द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, जो हमारा हार्ट रेट होता है और जो ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है वो डायरेक्टली मसल टेम्परेचर से रिलेटेड रहता है. ठीक है, तो जैसे जैसे मसल्स का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, उसकी वजह से ब्लड में लैक्टिक एसिड रिड्यूस हो जाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन वर्किंग कैपेसिटी. हम जब वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं हमारी बॉडी नेक्स्ट वर्क के लिए या जो भी हमको वर्क करना है उसके लिए हमारी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ती है, उसका फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इंक्रीज होता है, उस वजह से बॉडी की वर्किंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है. ऑल सिस्टम्स ऑफ बॉडी बिकम एफिशिएंट टू डू देयर रिलेटेड वर्क. नेक्स्ट वन इज decrease the viscosity of muscles. When an inactive muscle is stimulated repeatedly, first few contractions are small and irregular and relaxation is incomplete. ये वाला पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से मसल्स की विस्कोसिटी डिक्रीज होती है. ओके, तो अगर हम वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं या जब हम वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं तो मसल्स की विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है. ओके, नेक्स्ट वन क्या होता है, वार्म अप एक्सरसाइजेस करने से नर्व इम्पल्सेस की स्पीड भी इंक्रीज होती है. ओके, जो हमारी बॉडी में जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं उनकी स्पीड इंक्रीज होने लगती है वार्म अप एक्सरसाइज करने से, जो कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है. इट डिक्रीजेज द रेजिस्टेंस इन मसल कैपिलरीज, है ना, मसल्स कैपिलरीज का रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है. Then it increases the speed of transfer of oxygen and fuel to tissues. It occurs due to enhancement of blood flow through the muscles by dilating the small blood vessels. Blood का flow increase हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि muscles capillaries का resistance decrease हो जाता है. It increases the metabolic rate. Increased metabolic rate enhances energy level एंड बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है और मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज हो जाता है. ओके, ये वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज पॉइंट्स इन द इम्पॉर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप ऑल्सो. नाउ विल सी द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ वार्मिंग अप. If we do the proper warm up exercises, then definitely it increases our efficiency. Okay, and if it increases our efficiency, then we'll achieve our goal or we'll get the better results. Now there are some guidelines which the sports person should follow. See what they are. Now the first one is simple to complex. Whenever the sports person starts doing that exercises, warm up exercises, he should start from the simple exercises, है ना. हम जब भी वार्म अप एक्सरसाइजेस की शुरुआत करते हैं तो हमेशा हमको पहले सिंपल रनिंग या सिंपल एक्सरसाइजेस, फिर उसके बाद में सिंपल जॉगिंग, एंड देन विल मूव टूवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस. जब भी हम वार्म अप एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं तो हमेशा हमको सिंपल एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करना चाहिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए फिर कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज करना चाहिए. ओके, then exercise for all the parts of the body. Whenever we'll do the exercises, we should try to see that all the body parts are included in this or not, है ना. सारी बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज हो रही है या नहीं हो रही है ये हमको देखना चाहिए. ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वी शुड not do the exercise of any one part of the body. We should exercise all the parts of the body. Okay, next one is stretching and loosening exercises should be included. जब भी हम वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमेशा कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी इंक्लूड रखना चाहिए जिसमें बॉडी की स्ट्रेचिंग और
स्ट्रेचिंग और लूजनिंग एक्सरसाइजेस हो रही हों। इंटेंसिव इनफ टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करने के बारे में अपन पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि ऐसा कुछ हो, ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस हम करें जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता हो। वार्मिंग अप शुड बी अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स। हाँ, वट एवर वी आर डूइंग वी शुड ट्राई टू डू मीन्स वी शुड डू अकॉर्डिंग टू आवर एज, और वी शुड सी द डिफरेंस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑल्सो। वार्मिंग अप शुड बी अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी और स्पोर्ट्स, मीन्स जो जनरल वार्म अप एक्सरसाइजेज होती हैं उनके साथ साथ जिस भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर गेम के लिए आप अपने आप को रेडी कर रहे हो वो उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज करना होती हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक वार्म अप एक्सरसाइजेज। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज कंसर्न मूवमेंट ऑफ द गेम शुड बी इंक्लूडेड, मीन्स सेम एज वी हैव डिस्कस्ड that warming up should included movements that are common to the performance. For example, runner should include running and hurdler should include hurdling, means जो भी जिससे आप रिलेटेड हो, जिस गेम से आप जिस गेम के लिए आप वार्म अप एक्सरसाइजेस कर रहे हो उससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइजेस होना चाहिए। वार्मिंग अप शुड बी डन एट एग्जैक्ट टाइम, पंक्चुअलिटी वर्क्स एवरीवेयर, है ना। आपको टाइम लिमिट का ध्यान रखना, टाइम इंटरवल का ध्यान रखना, कितनी देर कौन सी एक्सरसाइज करना है ये ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए ही हमको अपनी वार्म अप एक्सरसाइजेस करना चाहिए। ओके, ये स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा वार्मिंग अप के बारे में, है ना। वार्म अप एक्सरसाइजेस वो होती हैं जो किसी भी एक्टिविटी या ट्रेनिंग के पहले हम करते हैं, है ना। और लिम्बरिंग डाउन और इज़ ऑल्सो नोन एज कूलिंग डाउन एक्सरसाइजेस, ये कब करते हैं हम, पूरी जो कोई भी ट्रेनिंग है या जब पूरा ओवर हो जाता है उसके बाद हम ये वाली एक्सरसाइजेस करते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है और क्यों करते हैं हम इनको, है ना, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। ओके, नाउ सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिम्बरिंग डाउन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कूलिंग डाउन एंड वार्मिंग डाउन। ओके, so it is necessary activity after training or competition to bring body in normal state। ये वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं जब हम पूरी ट्रेनिंग होती है जो हमारी, उस ट्रेनिंग के दौरान हमारी बॉडी जो एक्सर्ट करती है या उस पर जो प्रेशर आता है या जो थकान होती है, जो सारी चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को रिलैक्स करने के लिए हम ये कूलिंग डाउन और लिम्बरिंग डाउन एक्सरसाइजेस हैं। It allows the body to transit gradually from an exertional state to a resting or near resting state। मतलब जो हमारी थकान होती है उस स्टेट से हम हमारी बॉडी को रेस्ट स्टेट में या नियर टू रेस्ट स्टेट में लाने की पूरी कोशिश करते हैं। लिम्बरिंग डाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन। ओके, इट इन्वॉल्व स्पेसिफिक प्रोसीजर टू ब्रिंग द बॉडी टू अ नॉर्मल पोजीशन। ये जो कूलिंग डाउन होती है इसमें बॉडी जो होती है नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है और इसका एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। किसी भी वर्कआउट और ट्रेनिंग के बाद जो नॉन स्टॉप वी शुड नॉट स्टॉप द मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी इमीडिएटली, है ना। क्या होता है कि जैसे आप एकदम कोई वर्क कर रहे हो और इमिजिएटली अगर आपकी बॉडी को आप रिलैक्स पोजीशन में मीन्स स्टॉप कर देते हो, वो आपकी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। इसीलिए हमको कूलिंग डाउन एक्सरसाइजेस कर कर या जैसे 5 to 10 मिनट्स जॉगिंग करते हैं, है ना, तो उससे हम हमारी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लेके आते हैं। ओके, दिस विल हेल्प इन डिक्रीजिंग द बॉडी टेम्परेचर। ओके, जैसे हमने वार्म अप एक्सरसाइज क्यों की थी, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, और कूलिंग डाउन हम क्यों कर रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए। किसी भी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद हमारी बॉडी को जब हमको रिलैक्स करना होता है तो आफ्टर एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग वी शुड नॉट स्टॉप सडनली, है ना। कोई भी ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद हमको सडनली बॉडी को स्टॉप नहीं करना चाहिए। उसमें हमको क्या करना होता है, 5 to 10 मिनट्स हम पहले जॉगिंग या वॉकिंग करें। उससे क्या होगा कि बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाएगा, मसल्स जो है हमारी वो प्रॉपर रिलैक्सड हो जाएंगी, है ना। उसके बाद में जो मसल फाइबर्स हैं वो भी नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे। उसके बाद 5 to 10 मिनट्स स्ट्रेचिंग करना होती है। उसके बाद 10 to 20 सेकेंड्स जो है हमारी स्ट्रेचेस को होल्ड करके रखना होता है। उसके बाद 2 to 3 टाइम्स हमको ये स्ट्रेचिंग रिपीट भी करना होती है। तो इस तरह से ये सारे प्रोसीजर के बाद हम हमारी बॉडी को
रिलैक्स कर पाते हैं. ओके, स्टेप्स ऑफ लिम्बरिंग डाउन. कूलिंग डाउन और वार्मिंग डाउन आफ्टर अ कॉम्पिटिशन allows the body to transit gradually from an exertional state to a resting state. Necessary activity after training. It involves a specific procedure to bring the body to normal state. Walking or jogging for 5 to 10 minutes. Static exercise for 5 to 10 minutes. ओके, स्ट्रेचिंग डाउन भी जो है अलग अलग स्टेप्स में होता है, तो ये आप डिफरेंट जो स्टेप्स होती हैं वो हमको करना होती हैं. ओके, now see the importance of limbering down. What is the importance of limbering down? जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस से काफ़ी कुछ ऑपोजिट होती है इसकी इम्पॉर्टेंस. जैसे उसमें बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, देन बाद में बॉडी का टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ करते हैं या नॉर्मल कंडीशन में लेके आते हैं. ओके, प्रॉपर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. Sportsmen undergo training or takes part in competition. The waste products such as lactic acid, uric acid, phosphate, sulfate, chloride, carbon dioxide, all these things are accumulated in his body, है ना. तो ज़्यादा accumulation की वजह से waste products का body में से remove होना बहुत important हो जाता है. और अगर नहीं रिमूव करते हैं तो जो मसल्स होती हैं वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करती हैं. प्रॉपर कूलिंग डाउन से रिड्यूसेस द एक्यूमुलेशन ऑफ सच वेस्ट प्रोडक्ट्स स्विफ्टली फ्रॉम द मसल्स एप्रोप्रिएशन. ओके, देन डिक्रीज इन टेंशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग. जब ट्रेनिंग में जब हम वर्क कर रहे होते हैं तब हम अंडर टेंशन रहते हैं. हमारा मतलब जो माइंड होता है वो पूरे टाइम इस टेंशन में रहता है कि अब हमको क्या करना है, अब हमको कौन सा स्टेप लेना है. मस्कुलर टेंशन भी आता है ना, बॉडी के ऊपर जो मस्कुलर टेंशन आता है उसको भी रिलैक्स करने के लिए और उस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए भी हम लिम्बरिंग डाउन और कूलिंग डाउन एक्सरसाइजेस करते हैं. सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. बॉडी में ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई के लिए जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वो उसमें वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू जब हम रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, है ना. तो कूलिंग डाउन हेल्प्स इन सप्लाइंग द ब्लड एंड ऑक्सीजन टू मसल्स. और उससे क्या होता है कि हम रीस्टोरिंग मतलब अपनी जो हमारी जो पोजीशन होती है वो नेक्स्ट ट्रेनिंग को परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाती है. ओके, डिक्रीजेज इन द लेवल ऑफ एड्रेलिन इन द ब्लड. हमारी बॉडी ब्लड में एड्रेलिन का जो डिपोजिशन लेवल होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है. मसल्स डू नॉट रिमेन स्टिफ. हमारी जो मसल्स होती हैं वो भी स्टिफ नहीं होती हैं और फिर वो फ्लेक्सिबल होने लग जाती हैं. ओके, वार्म अप जब हम ये कूलिंग डाउन एक्सरसाइजेस करते हैं ट्रेनिंग के बाद तो ये जो मसल्स होती हैं वो भी नॉर्मल होने लग जाती हैं. ओके, हार्ट रेट रिटर्न्स टू इनिशियल स्टेज. हमारा जो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है जब हम वर्कआउट करते हैं तो डेफिनेटली हार्ट रेट बढ़ जाता है, और जब हम कूलिंग डाउन करते हैं तो हमारा जो हार्ट रेट है वो अपने इनिशियल स्टेज पर आ जाता है. ओके, इट रिड्यूसेस द फेंटिंग और डिजीनेस. अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइजेस करते हैं तो जो हमको थकान होती है, जो एक ऐसा लेजीनेस बॉडी में आती है वो भी दूर हो जाती है. तो ये वाली जो एक्सरसाइजेस होती हैं ये हम क्यों करते हैं, अब हमको समझ में आया ना कि जब कोई भी ट्रेनिंग होती है उसके स्टार्टिंग में हम उसकी तैयारी के लिए ये सारी वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं, और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद अपनी बॉडी को रिलैक्स कंडीशन में लाने के लिए और बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं, जिससे जब हम नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए भी हमारी बॉडी रेडी हो जाती है. ओके.